करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की, अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में हमने ये बात कर ली थी। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पे हमने बात ठीक है बच्चों। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पे बात की थी। देखो बेटा, अब जो बात कर रहे हैं ना, अब तवज्जो से सुनना मेरी बात। अब बच्चों हम जा रहे हैं रिएक्शंस, और अगर बच्चों हम बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस करें ना, अगर हम बेंजीन के रिएक्शंस डिस्कस करें तो बेंजीन दो तरह के रिएक्शंस बेंजीन करती है। बेंजीन दो तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करती है, एक एडिशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हमें इस चीज को लाजमी कवर करना है, लिहाजा तवज्जो से आपने मेरी बात को सुनना है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनते हैं, इससे बेंजीन की फैमिली में इजाफा होता है। ये एरोमेटिक सपोर्टिव रिएक्शन है, ये एरोमेटिक के डेरिवेटिव्स बनते हैं इससे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक रिएक्शन हम और कराते हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल भी दिखाई, और वो है एडिशन रिएक्शन। जब हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पढ़ रहे थे तो लास्ट टाइम मैंने आपको एडिशन रिएक्शन भी इसकी दिखाई। क्या एडिशन रिएक्शन में बेटा हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी एरोमेटिक को, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ बेंजीन पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एरोमेटिक को एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिए वो डिस्ट्रॉय कर देगा। टू डिस्ट्रॉय द एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा एरोमेटिक रिंग। जैसे आपने बेंजीन में देखा कि इसने एरोमेटिक रिंग खत्म करके साइक्लोहेक्सेन बना दिया था। अब समझने वाली बात है, देखें, अगर हम एनटीएस के लिहाज से देखें तो एनटीएस के लिहाज से इलेक्ट्रोफिलिक का मैकेनिज्म हमें जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो इसमें मैकेनिज्म पढ़ते थे आप, मैं आपको याद दिला देता हूं, रिव्यू कराता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इस पे बात करते हैं सबसे। और आप सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आप चले जाएं, आई थिंक ये पेज नंबर 150, 155, 154, 153 से शुरू हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि बेंजीन कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक करती है। बेंजीन में आपने हैलोजिनेशन पढ़ा हुआ है बच्चों, पढ़ा हुआ है ना, हैलोजिनेशन। आपने बेंजीन में बेटा नाइट्रेशन, आपने बेंजीन में बेटा नाइट्रेशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं और हमें बात करनी है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजिनेशन। लेकिन बच्चों इससे पहले कि मैं हैलोजिनेशन पर जाऊं, एक चीज आपको मेमोराइज कराना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपकी नॉलेज में है, लेकिन एक चीज मेमोराइज कि देखें, ये जो हमारे पास बेंजीन है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास बेंजीन है। तो अब इस बेंजीन में
मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आप देखिएगा। अभी तो ये बेंजीन नहीं है, स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें बेटा ऑल्टरनेट बॉन्ड बना दूं, ये देखिए ऑल्टरनेट बॉन्ड, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब बच्चों अगर मैं चाहता हूं कि मैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना, तो डेफिनेटली मुझे इस H पॉजिटिव को बाहर निकालना पड़ेगा, और H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल। ये जो H पॉजिटिव है इसे बेटा क्या कहते हैं हम, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को आपने बाहर निकालना है, और अगर आप हैलोजनेशन कराना चाहते हैं तो आपको उस हैलोजन रेडिकल को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हैलोजिनेशन की बात करें, हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो बेटा हैलोजिनेशन में अगर आपके पास, आप देख सकते हैं बेटा ये आपके पास है बेंजीन, ये देखिए आप, ये आपके पास बेंजीन है, इसे हम हाइपोथेटिकल फॉर्म में ले रहे हैं ताकि आपको पाई सिस्टम समझ में आ जाए। और जब आप इसे रिएक्शन कराते हैं बच्चों किसके साथ, फर्स्ट कर लीजिए Br2 के साथ, तो आपके पास बनता है FeBr3। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि ये चीजें आपको इंटरमीडिएट में आनी चाहिए। एनटीएस में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं टू बी ऑन सेफ साइड इसको रिव्यू कर रहा हूं। तो होगा क्या भाई, होगा ये कि आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास बच्चों एक प्रोडक्ट बन जाएगा, Br यहां पर आकर अटैच हो जाएगी, ठीक है, Br यहां पर आकर अटैच हो जाएगी, ये देखिए आप, सही है। और आपके पास इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा HBr, ये बन जाएगा। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म करने के लिए जाएंगे, आप अगर इसके मैकेनिज्म पर जाते हैं तो मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स आपने पढ़े थे। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या था भाई, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये टॉपिक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। कि देखिए ये मेरे पास बेटा जरा देखिएगा, ये मेरे पास Br2 है, और अगर मैं FeBr3 से रिएक्शन कराता हूं तो बेटा FeBr इस तरह है, देखें आप, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये न्यूट्रल क्यों है भाई, ब्रोमाइड -1 -1 -1 यानी टोटल -3 हो गए, और Fe पर +3 है, ये कैंसिल हो रहा है, न्यूट्रल है। लेकिन बच्चों अगर इसके पास एक Br और चला जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या बनाएगा, FeBr4 नेगेटिव बना देगा, और जो दूसरा पार्ट है ब्रोमीन का ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। यानी आपने इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर दिया। जाहिर है इसकी जगह जो लेगा, इस H की जगह, चूंकि ये H इलेक्ट्रोफाइल है और आप यहां पर एडिशन नहीं करा रहे, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में एक जैसी एंटिटी जो होती है, एक जैसा जो सब्सटेंस होता है, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब आइए आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 2।
और स्टेप नंबर 2 में मैं कुछ स्टेपिंग कम कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें सारी कर लूंगा आपसे मैं। ये होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरेनियम आइन कह लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ आरेनियम आइन कह लीजिए, या बेटा इसे आप लॉस ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, या तो आप इसे लॉस ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए या आप इसे फॉर्मेशन ऑफ आरेनियम आइन कहें। मैं वेट कीजिएगा, मैं अभी आपको ये दोनों बातें समझाता हूं। देखिए बेटा, ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है बेंजीन है, ठीक है। किसी एक पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा, जैसे फर्ज करें मैं फॉलो कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये बेंजीन है। अब हम मैकेनिज्म, मैं बार बार कह रहा हूं एनटीएस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं रिव्यू कराने के लिए आपको मैकेनिज्म करा रहा हूं। अब जनाब क्या है भाई, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसको पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि ये बीआर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पर अटैक करने के लिए तैयार है। अब जाहिर है मैंने एक चीज आपको पहले समझाई थी, मैं एक दफा और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मैंने एक चीज आपसे पहले डिस्कस की थी और मैंने अगर नहीं की तो आपको मालूम है वो चीज क्या, मैं भी आपसे ये चीज अभी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, आपको एक बात ये मालूम है कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन देखें, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन देखें तो हमें ये बात मालूम है कि ये हेक्सागोनल रिंग रखता है। बेंजीन हेक्सागोनल रिंग रखेगा, ऐसा है ना बेटा, बेंजीन हेक्सागोनल रिंग रखेगा और हर कार्बन पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, हर कार्बन पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, हर कार्बन पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। ठीक है भाई, ये हेक्सागोनल रिंग है। अब इस हेक्सागोनल रिंग में हमारी बुक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में तो बहुत डिटेल में बताया है, मैं इसको शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूं कि अगर ये है पाई बॉन्ड, अगर यहां पर पाई बॉन्ड है तो इधर ऑल्टरनेट होते हैं ना पाई बॉन्ड, एक डायग्राम में इस तरह दिखाया गया है भाई, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। और दूसरी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएंगे तो फिर इधर नहीं बनाएंगे, फिर ये इधर बनाएंगे, फिर ये इधर नहीं बनाएंगे, फिर इस तरह। यानी कहने का मकसद यहां पर ये है कि ये जो हेक्सागोनल रिंग है, ये जो हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है बेटा, सुनिएगा तवज्जो से कि ये जो हेक्सागोनल रिंग है और हमें इसी हेक्सागोनल रिंग में जाना है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह, इन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह गर्दिश कर रहे हैं इसके ऊपर। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मेरे बच्चों, तो उसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन से निपटना पड़ेगा। पहले वो पाई इलेक्ट्रॉन से निपटेगा, फिर जाकर वो सिग्मा बॉन्ड तक पहुंचेगा, हेक्सागोनल रिंग तक पहुंचेगा। पहले वो किससे निपटेगा? पहले वो इस पाई इलेक्ट्रॉन से निपटेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज मैंने आपको मेमोराइज करा दी, मुझे मालूम है ये बात इंटरमीडिएट में ये चीज आपने पढ़ी थी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखें, ये आपने इस तरह पढ़ा होगा कि जाहिर है फर्स्ट स्टेप में ये वक्ती तौर पर एरोमेटिक रिंग को डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन बाद में एरोमेटिक रिंग रिकवर हो जाएगी। अच्छा, अब ये कैसे है भाई, जरा देखिएगा कि हमारे पास, समझिएगा, आपको
आपने ये चीज पढ़ी हुई है, आपको याद आ जाएगी ये बात जब मैं आपसे डिस्कस करूं। ठीक है बच्चों, जब मैं आपसे ये बात डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक ही बेंजीन है, समझ ले, एक बेंजीन की 3 सेल्फियां हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, एक ही बेंजीन है ये, लेकिन एक ही बेंजीन के 3 स्टेप्स हैं, समझ लीजिए। ठीक है भाई, ये 3 स्टेप समझ लीजिए आप। अब आप इसमें अगर देखें तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है, मैं आपको समझा देता हूं। डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट तरीके से समझाते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बहुत कोशिश करता हूं आसानी से समझाऊं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल ये चाहता है कि यहां से ये हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये चाह रहा है, और अभी मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई? Br है। Br ये चाह रहा है कि मैं इस H पॉजिटिव को हटा दूं। यहां पर भी Br यही चाह रहा है कि मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को, हाइड्रोजन कहना गलत होगा, इलेक्ट्रोफाइल को हटा दूं। ठीक है, इनका Br चाह रहा है इस हाइड्रोजन को फारिग कर दूं, H पॉजिटिव को, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, H पॉजिटिव को फारिग कर। हाइड्रोजन और H पॉजिटिव में फर्क है, इलेक्ट्रोफाइल को फारिग कर दूं, वो ये चाह रहा है। अब मेरे बच्चों, कैसे? इसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को पाई से गुजरना पड़ेगा। तो अक्सर आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि यहां पर एक प्लस साइन लगा हुआ है, यह है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज है? प्लस। तो वक्ती तौर पर यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। या आप इस तरह समझ लीजिए कि जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वहां पर पाई सिस्टम वक्ती तौर पर जो है खत्म हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो जाएगा। फिर ये आएगा इस तरफ इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, अभी मेरा इलेक्ट्रोफाइल है Br। ठीक है, तो यहां से पाई सिस्टम खत्म हो गया, हमारी बुक में इस तरह मेंशन। फिर जहां जहां से ये निकलता जाएगा वहां पर पाई रिकवर होते जाएंगे। जैसे पहले यहां था तो ये पाई खत्म हो गया, जैसे ये इधर आएगा तो ये पाई इधर शिफ्ट हो गया। देखो, ये वाला पाई इधर शिफ्ट हो गया। ठीक, जैसे ये इधर आएगा तो ये पाई खत्म हो जाएगा, और ये वाला फॉरन रोटेट करके, कुछ हमारी बुक में इस तरह मेंशन है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन आपने एनटीएस में कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको जाहिर एक टॉपिक मुझे पढ़ाना था। अगर नोटिस करो तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जैसे घड़ी मूव करती है क्लॉकवाइज। देखो, पहले इधर, फिर इधर, और फिर इधर। जब ये क्लॉकवाइज घूम लेगा ना, तो फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में ये होगा कि आखिर में बच्चों ये होगा कि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो थे, इसके जो एरोमेटिक रिंग थी वो रिकवर हो जाएगी। एरोमेटिक रिंग रिकवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपना काम खत्म कर दिया। किसने? इलेक्ट्रोफाइल। इसने H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया। इसीलिए बच्चों हम इसे नाम देते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसने क्या लॉस कर दिया? प्रोटॉन लॉस कर दिया, प्रोटॉन निकाल लिया। ये देखो, ये प्रोटॉन निकाल दिया इसने, H पॉजिटिव प्रोटॉन निकाल दिया। अब इसकी जगह कौन लगेगा? अब इसकी जगह लग जाएगा Br, और इस तरह मेरे बच्चों ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन, या आप इसे हालाइड बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हो सकता है वो एमसीक्यूज पूछ लें आपसे, ये स्ट्रक्चर दे दें और आपसे पूछ लें बताओ आर्सेनियम कॉम्प्लेक्स कहाँ है यहाँ पर। तो हम इसे, ये जो पूरी बात मैंने आपसे की है ना, ये वाली स्टेज, इसे हम, ये जो पूरी स्टेज है यहां से लेकर यहां तक,
ये कहलाती है आर्सेनियम आयन या सिग्मा, ये सिग्मा का निशान है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब इसने तो अपना काम खत्म कर दिया कैटलिस्ट ने, तो आखिर में स्टेप 3 है हमारा, आखिर में स्टेप नंबर 3 है, और स्टेप 3 करता है रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर आपको ये तीनों रूल याद हैं तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ पहले और आखिर में होगी। मैं अभी आपको बताता हूं रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। देखो ये H पॉजिटिव, वो वाला, ये रहा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, और तकलीफ में कौन है? FeBr4 नेगेटिव। इसके घर में एक्स्ट्रा Br आया हुआ है, ठीक है, मेहमान बलाए जान। तो ये जैसी H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा तो ये क्या निकाल लेगा मेरे बच्चों? ये निकाल लेगा HBr। ये रहा, ये देखो, ये रहा HBr, ये HBr। मतलब ये है जर्नल रिएक्शन। मैंने आपको समझाया है ये रिएक्शन अंदर की कहानी क्या है, अंदर क्या हुआ होगा, ये समझाया। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट में क्या बच गया बेटा? FeBr3 बच गया, कैटलिस्ट आपके पास आ गया बात। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? कि वो बेंजीन दे दे, Br2 दे दे, FeBr3 दे दे, और इस पूरे प्रोडक्ट को एब्सेंट कर दे, वॉट लिख दे। ठीक है ना? तो हमें ये याद जरूर होना चाहिए। अच्छा भाई, अब देखिएगा वेरिएशन, देखिएगा आप, ये है हैलोजनेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूंगा। हमारे पास रीजेंट होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता? हमारे पास कैटलिस्ट होता सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीजें तो याद होनी चाहिए उसूल में। इन दोनों का काम क्या है? ये दोनों आपस में मिलकर, इनका काम है नाइट्रोनियम आयन बनाना। घर में अम्मी का काम है खाना बनाना, लेकिन सामान है हो, सब्जी हो, गोश्त हो, चावल हो, तो तभी तो अम्मी खाना बना सकती हैं। तो घर में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर की ग्रोसरीज एक आपके वालिद ले आए, या आपकी वालदा खुद ले आई, या फिर उसके बाद कोई दूसरा बंदा ले आया, घर का कोई और फैमिली मेंबर, और दूसरे बंदे ने खाना बना लिया। तो बिल्कुल इसी तरह इस रीजन का काम क्या है? इस रीजन का काम है नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करना। बस ये ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोनियम आयन। अब जब नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक करेगा। अब देखिएगा कितनी आसानी हो गई, आपने Br हटाया और NO2 लगा दिया। ये जर्नल रिएक्शन है, और आखिर में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बचनी चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, आओ देखते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में आपको जो है वर्किंग की जरूरत है, मैं समझा देता हूं। देखें, फर्स्ट स्टेप चेंज होगा बस, और लास्ट वाला स्टेप, बाकी सारे सब वही रहेंगे। देखिएगा देखिएगा, देखें, ये है आपका HNO3। क्या मैं लिख सकता हूं उसको HNO3? देखें, है ना बेटा? क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिख दूं? क्या मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं, मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का, चूंकि ये एसिड है तो इसका काम क्या है? H पॉजिटिव आयन डोनेट करना। हमारी बुक में इस तरह लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ते आए, बात तो वही होगी। यानी ये जो H पॉजिटिव है ना बेटा, गौर से सुनना मेरी बात, H पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? ये चूंकि H पॉजिटिव है, ये तो
तो ये लोन पेयर पर अटैक कर देगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव इस लोन पेयर पे अटैक कर देगा। तो ये H पॉजिटिव जब इस लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ये बना लेगा HONO2 और एक H आने की वजह से बेटा इस पर साइन प्लस आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। और याद रहे एक लोन पेयर तो अभी भी मौजूद है। अब बचा क्या बच्चों, बचा क्या? अब आपके पास बच गया बायसल्फेट, और मेरी इंटेंशन है कि किसी तरह मैं क्या बना लूं, नाइट्रोनियम आयन बना लूं किसी तरह, क्योंकि मुझे नाइट्रेशन करानी। अब अगला जो स्टेप है देखो, H यही वाला OHNO2, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, ना बेटा, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास बचा हुआ है। तो क्या होगा, और इसके साथ दोबारा सल्फ्यूरिक डाल दूंगा एक्सिस में। तो जब मैं दोबारा सल्फ्यूरिक डालूंगा तो H पॉजिटिव क्रिएट हो गया, बायसल्फेट नेगेटिव क्रिएट हो गया। ये जब सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा अटैक करेगा ना, जब सेकंड अटेम्प्ट में दूसरे लोन पेयर को, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे बच्चों, मैं जरा H ऊपर ले जाऊं, सेकंड अटेम्प्ट में ये क्या बनाएगा देखो, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आप समझे। देखें सेकंड अटेम्प्ट में अगर ये H इसके पास आ गया तो ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। देखो H2 और एक H अगर इसके पास आता है तो ये पूरा टुकड़ा निकल जाएगा, ये H अगर इसके पास आता है हाइड्रोनियम आयन। फिर क्या बचा, नाइट्रोनियम आयन। फिर क्या बचा, बायसल्फेट। यानी मैंने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं जहां Br है वहां पर Na2 लगा हुआ होगा, और मैंने कोई सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देना है, मेरे पास तो MCQs आएंगे, ठीक है। यहां पे क्या लगा हुआ होगा भाई, NO2 पॉजिटिव। Br जहां है वहां पर NO2 लगा दो, यहां पे Br है यहां पे NO2 लगा दो, ठीक है। यहां पर ब्रोमोबेंजीन नहीं बनेगी, क्या बनेगी भाई, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोफाइल चेंज किया, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, और H पॉजिटिव वैसे ही निकलेगा। अब आइए तीसरे स्टेप में रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी बहुत आसान। कि आपके पास आपने जो प्रोटॉन निकाला है उसको जब आप बायसल्फेट से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होने वाला है बेटा, फिर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगी, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर हुई। इसी तरह अल्काइलेशन है, इसी तरह असाइलेशन है, अल्काइलेशन असाइलेशन, इसी तरह सल्फोनेशन है। मैकेनिज्म मैंने आपको 2 के करा दिए, बाकी आप खुद देखेंगे, ठीक है। 2 जो रिएक्शन है, अल्काइलेशन असाइलेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइलेशन? अल्काइलेशन बहुत ही सिंपल, कि अगर आप अल्काइलेशन लेते हैं, ये अल्काइलेशन है, आपने लिया फर्ज करें CH3Cl। व्हाट इज अल्काइलेशन? अल्काइल ग्रुप। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन बाय फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब चूंकि साइंटिस्ट का नाम आ गया तो कैटलिस्ट में अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, इसने कैटलिस्ट रखा था, क्या रखा था बच्चों,
इसने कैटलिस्ट रखा था AlCl3, इसने कैटलिस्ट रखा था AlCl3। तो सोचो एक Cl इसके पास चला जाएगा तो CH3 पॉजिटिव बच जाएगा, यानी आपके पास टॉलीन तैयार हो जाएगी। इससे आपके पास टॉलीन प्रिपेयर हो जाएगी, दैट इज टॉलीन, ठीक है, और HCl बनेगा। ठीक है बच्चों, अब असाइलेशन क्या है, मैकेनिज्म, अब मैं मैकेनिज्म नहीं करा रहा, मैकेनिज्म आपको एक बार मैं करा चुका हूं, अब आप खुद करेंगे। असाइलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय असाइलेशन? तो असाइलेशन भी बहुत सिंपल है कि हमारे पास असाइल ग्रुप होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड, ठीक है, Cl। तो अगर आप असाइलेशन भी कराते हैं और AlCl3 लेते हैं तो Cl इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये चीज बच जाएगी। ये आप नाइट्रो की जगह ऐड करते जाएं, सब्स्टिट्यूट कराते जाएं, सॉरी ऐड नहीं, सब्स्टिट्यूट कराते जाएं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन एक्टिव नहीं होगा, सबाहत हाइड्रोनियम आयन हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो नाइट्रेशन करनी है ना बेटा, तो हम हाइड्रोनियम क्यों लेंगे? ठीक है, वैसे भी वो ऑक्सोनियम आयन है। क्लियर है बेटा? आगे प्रोसीड करूं बेटा, आगे प्रोसीड करूं मैं? पाई, एक बच्चे का क्वेश्चन है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग समझा दें, तो जैसे आपने इंटरमीडिएट में किया था ना, आप वैसे ही कर लें। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग एनटीएस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपने इंटर में किया, आप कंफ्यूज नहीं हो, वैसे कर लें। मैंने तो एक आसान सा तरीका बताया आप। ठीक है, चलें, चलते हैं। कितना टाइम है सर हमारे पास? 10 मिनट्स है, ठीक है। What do you mean by orientation of benzene? क्या कॉन्सेप्ट है बेटा ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का? What do you mean by orientation of benzene? अच्छा चलें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक। हम एक दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं और बच्चों टॉपिक है हमारा टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनटीएस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन कौन सी है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेंजीन, ठीक है नूर, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, शाबाश। 2-6 ऑर्थो, 2-6, ठीक। सुनिएगा सर, अब 2-6 ऑर्थो है, 1, ठीक है। राइट नजर नहीं आ रहा सर, जरा चेक करें कैमरे में। राइट तो क्लियर है बेटा, क्या हो गया राइट? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप सबके सब गलत हैं। हर एक आंसर दे रहा है ऑर्थो 2-6। अरे भाई, ये तो ताजमहल है। ताजमहल के बारे में सुना है ना आपने? जहां से देखोगे एक जैसा दिखेगा। ये तो ना तो ऑर्थो है, ना पैरा है, ना मेटा है, ये तो बेंजीन है। जब आप इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर देंगे, यानी कोई ग्रुप आकर लग जाए,
फर्ज करें ये ग्रुप आकर लग गया, ये देखें ये ग्रुप कहां लगा है, मेटा पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। कहीं नहीं। मोहम्मद बेस्ट आंसर है आपका, बेहतरीन। सर अभी भी ये जो जी लगा हुआ है ना, ये ना तो ऑर्थो पे है ना मेटा पे, क्योंकि इस जी के हिसाब से ही तो फैसला करेंगे, इस जी के एक्सपेक्ट से ही तो फैसला करेंगे कौन सा ऑर्थो है कौन सा मेटा है, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। इंटरमीडिएट की बुक में ऐसे दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, आप पूरा घूम गए। ये देखें इंटरमीडिएट की हमारी जो बुक है उसमें पेज नंबर 158 में ऐसे दिया हुआ है। अब मैं आपको एक टेक्निक दूंगा इसमें। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। आज कंप्लीट नहीं होगा ये नेक्स्ट क्लास पर कंप्लीट होगा। आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देंगे। 4, 5, 6, तो 2 और 6 पोजीशन ऑर्थो, 4 पोजीशन पैरा, 3 और 5 पोजीशन मेटा। अब आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं, क्या आपको ये कहीं पर भी ग्रुप लगा दे आपके लिए टेंशन नहीं होगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर है, यहां लगा हुआ है OH और यहां लगा हुआ है NO2। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? What is the name of this structure? What is the name of this structure? जी, मेटा नाइट्रोफेनॉल एक बच्चे का आंसर है, एक बच्चे का आंसर है नाइट्रोफेनॉल, 2 नाइट्रोफेनॉल। अच्छा, तुमने ये कैसे फैसला कर लिया ये फिनॉल है? हो सकता है ये नाइट्रोबेंजीन और OH बाद में आया हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले क्वेश्चन सुन लो, हैंड रेस नहीं करो, सुनो पहले। भाई इसमें OH पहले आया है या NO2 पहले आया है? क्वेश्चन है मेरा, OH पहले आया NO2 पहले आया? NO2 पहले आया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं OH पहले आया है। ठीक, आओ मसला हल करते हैं। देखो देखो, जब भी किसी भी ग्रुप को देखोगे, गौर से सुनना, अगर इस ग्रुप के लिहाज से देख रहे हो तो इसकी नाक की सीध पैरा है, इस ग्रुप के नाक की सीध, देयर इज नो नीड फॉर नंबरिंग, इतना टाइम थोड़ी है वहां पे। तुम इस ग्रुप की नाक की सीध में देखो पैरा है, और इसका फर्स्ट लेफ्ट, इस ग्रुप का फर्स्ट लेफ्ट और फर्स्ट राइट, इसे मैं मजाक से कहता हूं लेकिन सीरियस बात है, आजू बाजू, यानी इसका फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट राइट हमेशा ऑर्थो होगा, हमेशा ऑर्थो होगा। ठीक है भाई, और अंडरस्टूड है, ऑर्थो के बाद यही तो बचे बेचारे दो, ये वाला बचा और ये वाला, ये मेटा होगा। अब आओ देखो, इससे इस अगर ये सोचोगे ना मसला हल हो जाएगा। देखो हमें पता है, मशहूर है जमाना, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, सबको पता है ना। तो OH का ये नाक की सीध पैरा और आजू और बाजू ऑर्थो। तो अगर OH पहले आया है तो इसने ऑर्थो पे लगाया है। अब एक बच्चे ऐसे हैं जो जिनका ख्याल है नाइट्रो पहले आया है, तो नाइट्रो क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। अगर नाइट्रो पहले आता तो नाइट्रो के लिहाज से देखो, नाइट्रो के लिहाज से पैरा ये है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रो, ठीक है। और नाइट्रो कौन है? मेटा पे लगाने वाला ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है, नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है, OH ऑर्थो डायरेक्टर है, ठीक है। तो OH ने तो अपना काम सही किया है, नाइट्रो को ऑर्थो पे लगाया है। अगर फर्ज करो मेरा ख्याल हो कि भाई नाइट्रो पहले आया है, तो
OH को ये कहां लगाता, मेटा पे लगाता ना। देखो नाइट्रो के लिहाज से ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन मेटा है, तो मेटा पे तो नहीं लगाया नाइट्रो ने। इसका मतलब नाइट्रो बाद में आया था। इसका मतलब जो बच्चों ने आंसर दिया कि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, उन्होंने करेक्ट आंसर दिया क्योंकि OH पहले आया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सैयदा फातिमा, सर माइक ऑन करें। फातिमा, सर माइक ऑन करें। समझ नहीं आ रहा। कौन सी बात? ये वाली बात जी क्या समझ? सर मतलब हम ये समझ नहीं आ रहा कि हम OH को देखकर, मतलब आप जो बोल रहे हैं नाक सीने पैरा वगैरह, तो हम ये OH को देख के करेंगे या NO2 को? ये समझ आपको ये उस वक्त समझ में आएगा। अच्छा देखिए, इधर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। क्या ये ब्रोमीन है? मुझे तो ब्रोमीन लग रहा है। मानोगी मेरी बात? नहीं। नहीं, क्यों? NO2 है। सर मुझे पता है, सर मुझे पता है कि NO2 है। अगर तुम्हें पेज नंबर 158 याद नहीं है तो मैं जिंदगी भर समझाता रहूंगा, तुम्हें समझ नहीं। पहले वो पेज याद करो। इसीलिए मैंने कहा ये 2 क्लासों। तो अभी आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बताने वाला था, असाइनमेंट है, 2 तरीकों से आपको ओरिएंटेशन कराऊंगा। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। चले अब बंद कर दें स्पीकर अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तो बेंजीन में हम ये तो मतलब इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, मुझे मतलब थोड़ा मसला हो रहा है इसमें। ए लेवल्स में ओरिएंटेशन नहीं पढ़ते आप? बिल्कुल पढ़ते हैं ए सर लेवल्स। ये नहीं पढ़ते हम, ये जो आप अभी पढ़ा रहे हैं। क्या नहीं पढ़ते बेटा, मैं खुद पढ़ाता हूँ ए और लेवल्स में ये जो ओरिएंटेशन। पोजीशंस आपने बताई हैं कि पोजीशंस कैसे आ रही हैं, और ये मैकेनिज्म, ये तो है, ये तो हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पेज 158 की जो आपने रेफरेंस दिया है ना, पूरा आपने जो अलग से बनाया है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, ये तो पढ़ना पड़ेगा तो ना। वो तो ऑब्वियसली पढ़ना। ये आपने 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 इसको जी रीड सर, करना है। जी ठीक है, मैंने यही कहा है कि आप इसको पहले रीड कर लें, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में ए लेवल्स के बच्चे भी हैं, फेडरल जी। बोर्ड के भी हैं। तो इसीलिए तो आप हमारी क्लासेस में आए हैं कि आपको पता चले कि ए लेवल्स का कितना कंटेंट है, सिंध बोर्ड का वैसे कितना मुझे ये कंटेंट है। पोजीशन, वो ठीक है तो आपकी आप, बात मैं समझ गया, मुझे ये पोजीशन करना नहीं आ रहा। जैसे आपने ये किया ना पैरा और ऑर्थो, और फिर आपने कहा कि OH और ऑर्थो है और NO2 जो है वो मेटा है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो ए लेवल्स में हम पढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सर ये तो पढ़ा है ना तुमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड सर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में डोनेटिंग। नहीं पढ़ा हमने। OH जो होता है आप तो मैंने तो नहीं पढ़ा सर। ए नहीं, लेवल्स में नहीं बेंजीन पढ़ा में आपने, ये नहीं पढ़ते, ऑर्थो पैरा नहीं पढ़ते सर हम लोग। ऑर्थो नहीं पैरा सर, नहीं पढ़ते, तो पढ़ा देता हूं मैं, पढ़ाया तो है समझ मैंने नहीं आया। ऑर्थो मैं ये पैरा। कहना चाह रहा हूँ सर कि समझ नहीं आया, आपने पढ़ाया तो सही है वैसे। यही रहना, मेरे साथ रहना, ठीक है? माइक ऑन रखना। देखें, मेरे पास ये है बेंजीन, जी ठीक है सर। बेटा? जी जी ऐसा जी। बेंजीन है बेटा ये। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि अगर बेंजीन कितनी बार सब्स्टिट्यूशन कर सकती है? कितनी? 6 टाइम्स। 6 टाइम, बिल्कुल सही, 6 टाइम कर सकती है। अब हम ये कहते हैं कि जो भी पहला ग्रुप आता है, जैसे फर्ज करें ये एक ग्रुप आया ना, पहला ग्रुप यहां पर आ गया, फर्ज करें, जी ठीक है? तो इस ग्रुप, ये मैं कल पढ़ा था लेकिन आपके क्वेश्चन की वजह से मैं आज बता रहा हूं, इस ग्रुप के 2 काम है, ठीक है? अब बताना ए लेवल्स में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इस ग्रुप के 2 काम है, या तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगी या ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, ये जो ग्रुप आया है।
चाहे OH आया हो, NO2 आया जी हो, सर। ठीक है ना। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये जो ग्रुप लगने की वजह से अब ये बेंजीन नहीं रही, इसका नाम हो गया मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब जो भी ग्रुप आता है, फर्ज करें आपने प्रोड्यूस किया नाइट्रोनियम आयन, इसकी मदद से ये नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया, तो ये नाइट्रोनियम आयन अपनी मर्जी से नहीं लग सकता किसी भी पोजीशन पे, नहीं, ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप लगेगा। अगर ये ग्रुप ऑर्थो पैरा नेचर होगा, वो मैं कल बताऊंगा आपको ऑर्थो पैरा नेचर कौन होते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें ऑर्थो पैरा नेचर दैट इज द पोजीशन, कि अगर मैं इस ग्रुप के लिहाज से देखूं तो कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 2 ये हो गया, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, जी सर। ठीक है। हमेशा याद रखना है आपने 2 और 6 पोजीशन जो है वो ऑर्थो है, 4 पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। तो जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो 4th पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप, फर्ज करें सपोज 4th पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, तो मैं इसे कहूंगा पैरा नाइट्रो, और फर्ज करें यहां पे OH लगा हुआ है तो मैं इसे कहूंगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, जी सर। इस तरह कहूंगा। जी। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये वाली बात मैंने क्या बताई, मैंने कहा नंबर्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक शॉर्टकट बताया, मैंने शॉर्टकट ये बताया कि जिस ग्रुप का शक है तुम्हें, अब अगर एक से ज्यादा ग्रुप आए में, भाई जैसे ना मैंने यहां पर OH है, मैंने इसे रिएक्शन कराया HNO3 से, मैंने सल्फ्यूरिक दे दिया, तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रोनियम, ये इसने यहां लगा दिया नाइट्रोनियम, जी सर। जी। ठीक है। सर यहां ही क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, तो OH जो होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्यों होता है कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मेरी बात पर एतबार कर लो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाएगा। ऑर्थो पोजीशन या तो 2 है या फिर 6 है। अगर ये दोनों पोजीशन फिल हो गई तो फिर ये पैरा पे लगाएगा, क्योंकि इसकी नेचर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है सर। जी इज सर। इट क्लियर, बात समझ में आई? अच्छा, अब ये वाली बात जो मैंने बताई सारे बच्चे सुन लें, कि मैंने एक शॉर्टकट बताया कि भाई फर्ज करें अगर OH यहां पर है तो आपको नंबर्स करने की जरूरत नहीं, किसी भी ग्रुप के बिल्कुल नाक की सीध में स्ट्रेट पैरा होगा, और उस ग्रुप के